बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान एंड फोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियाँ दी और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार हैं तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज़ पावर्ड बाय ज़ेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल्स, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटरमेटिक्स दे आर सर्विंग दोज स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। और आपके लिए जो मेरा शो अभी देख रहे हैं, 18 साल से अगर आप ऊपर हो चुके हैं, आपके हाथ में मोबाइल अपना है, आपके पेरेंट्स का है, 1166 पर अपनी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जितनी जल्दी आप वैक्सीनेशन करवाएंगे उतनी जल्दी हम इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और आप में से वो लोग जिनकी पहली डोज हो चुकी है वो सेकेंड डोज की तरफ जाएं। और आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट दे हैव टू विजिट द वैक्सीनेशन सेंटर, अपना IC प्रेजेंट करेंगे तो उनकी डोजेज कंप्लीट कर दी जाएगी, वैक्सीनेशन उनकी हो जाएगी। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हेल्थ केयर, जिसे प्री एंड पोस्ट नेटल केयर भी कहते हैं। आज हम उसको अनफोल्ड करने जा रहे हैं। कंसेप्शनल की स्टेजेस क्या होती हैं, प्री जो है नेटल केयर है उसके हवाले से हम आज अनफोल्ड करेंगे, और पोस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और हेल्थ को किस तरह बेटर किया जा सकता है, माँ की और बच्चे की सेहत का किस तरह तरीके से ख्याल रखा जा सकता है, आज के प्रोग्राम में अनफोल्ड करेंगे। और आज की जो मेरी ऑनरेबल गेस्ट हैं, शी इज अ कंसल्टेंट gynecologist and obstetrician with 1 decade of experience in the field of gynae, MBBS किया हुआ माशाल्लाह से, FCPS है गायनी में, and she is currently working as a senior registrar gynae department Bhawal Victoria Hospital Bhawalpur. She is master trainer ART assisted reproductive technique IUI और IFV expert हैं। She has online consulted and marham.pk, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेटर ऑन इनसे पूछेंगे कि marham.pk है क्या, एंड औलादOC.com जो है इनकी, उसके बारे में अनफोल्ड करेंगे। वेलकम करते हैं हमारी ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर ज़ैनब मालिक ऑन फोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब ज्वाइन करने। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर ज़ैनब, आज का जो टॉपिक है बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, प्रेगनेंसी हेल्थ केयर भी जिसे बोला जाता है। तो सबसे पहले जो सवाल जहन में आता है, प्रेगनेंसी से पहले जो कंसेप्शन पीरियड होता है उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को अनफोल्ड कीजिए कि उसकी क्या नाजुकी होती है और उसमें क्या केयर हो सकती है। जी, इसे हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शन का मतलब है कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी से पहले कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। जब एक कपल प्लान कर रहा होता है कि हमने प्रेगनेंसी करनी है तो उसको चाहिए कि वो प्रेगनेंसी से 3 to 6 मंथ बिफोर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट, अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आएं और अपना सारा बेसिक जो चेकअप है और बेसिक जो अपना वर्कअप है वो कराएं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी अभी ना करें, और बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। कुछ हैबिट्स होती हैं जैसे अल्कोहल की, स्मोकिंग की, फीमेल में कुछ डाइटरी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें हर चीज को लेके चलना होता है। प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है पेशेंट की, उसके बाद हम उससे रूल आउट करते हैं कि उसको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, दिल की तकलीफ तो नहीं है, कोई ऐसा रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं जिससे सांस लेने में तकलीफ हो। ये सारी वो कंडीशन है कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, शुगर है, अनकंट्रोल्ड हार्ट पेशेंट है पेशेंट, या उसको कोई सांस की ऐसी तकलीफ है जिसमें वो मुसलसल मेडिसिन ले रही है और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल है, तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हम प्री कंसेप्शनली ये काउंसलिंग करते हैं कि अभी आपकी कंडीशन प्रेगनेंसी करने के काबिल नहीं है। फिर अगर एक कपल ऐसा है जिनका पहले एक बेबी हो चुका है और वो प्रॉब्लम वाला बच्चा है, सिंड्रोमिक बेबी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें भी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाला बच्चा जो है उसमें ये प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं। तो प्री कंसेप्शनल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमारे लोग नहीं समझते और काउंसलिंग के लिए नहीं आते। अब अगर एक कपल पहले से प्लान करके प्रेगनेंसी करता है तो उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है, बजाय उसके कि एक अनप्लान प्रेगनेंसी की जाए और एंड अप हो विद कॉम्प्लिकेशन। तो आप अपनी डॉक्टर के पास आए 3 से 6 माह पहले प्रेगनेंसी करने से और उनसे सारी मालूमात लें और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी करें। और प्रेगनेंसी से पहले कुछ खास मेडिसिन हमने शुरू करनी होती है जो कि बच्चे में नुक्स ना हो, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, इसकी कमी बहुत ज्यादा खवातीन में पाई जाती है, आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो हम पहले क्लिनिकली पेशेंट को असेस करते हैं, फिर उसको विटामिन डी या फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि रिकमेंडेड डोज है वो 400 माइक्रोग्राम इंटरनेशनल जो है ना वो रिकमेंडेड डोज है वो हम देते हैं ताकि आने वाला बच्चा जो सेहतमंद हो। फिर हम हेल्दी डाइट के बारे में बताते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। एक पेशेंट अगर बहुत ओबीज है, बहुत ज्यादा मोटी है,
तो रिस्क होता है कि उसका मिसकैरेज ना हो जाए। तो हम उसे कहते हैं कि 3 से 6 माह में आप अपना वेट कंट्रोल कर लें, अपना आइडियल बीएमआई में आ जाएं, ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो है वो एक विजिट है जो आपने कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी से पहले अपनी डॉक्टर के पास जाके उससे डिस्कस करना है, ताकि आप प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। मुमकिन हद तक जो कुछ पॉसिबिलिटीज में हो सकता है, यानी कि उसको ट्रीट किया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। तो ये एक विजिट बहुत जरूरी है बिफोर प्रेगनेंसी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो ज़रूरी हैं पेरेंट्स को कंसेप्शन में जाने से पहले या इस बेबी को प्लान करने से पहले अपने टेस्ट कराने जरूरी है, स्पेशली वो जो न्यू कपल हैं, न्यूली मैरिड हैं? बिल्कुल, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इनमें टेस्ट है वो ब्लड ग्रुप है, जिसके बारे में लोग समझते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आगे देखेंगे ब्लड ग्रुप नेगेटिव या पॉजिटिव होने से आने वाले बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है। फिर अगर वाइफ यानी कि फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ जाता है तो हम हस्बैंड का ब्लड ग्रुप करवाते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव हो, यानी हस्बैंड का पॉजिटिव है, वाइफ का नेगेटिव है, तो हमें बहुत कंसर्न रहता है, क्योंकि जो आने वाला बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप, उसमें इस ब्लड ग्रुप चेंज होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसे हम कहते हैं RS इनकम्पैटिबिलिटी। तो वो बच्चा जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि मदर और फादर उसके दोनों का ब्लड ग्रुप हमें पता हो, पहली चीज। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल है। अगर एक पेशेंट है, एक खातून है, उसकी फैमिली में थैलेसीमिया की हिस्ट्री है और उसको हस्बैंड का स्टेटस नहीं पता और वो उसका अपना HB जो है वो लो रहता है, उसको थकावट रहती है, बड़ी खूबसूरत बात की है, जो कजन मैरिजेस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अब जब बेसिक वर्कअप नहीं करवाया होता, जब बच्चे में कोई नॉर्मेलिटी आती है, फिर एकदम से एक शदीद मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, झटका लगता है। तो कहते हैं हमें तो हमारे डॉक्टर ने नहीं बताया, हम तो गए थे। लेकिन आप किस टाइम पे गए थे? आप जाते हैं चौथे 5वें महीने प्रेगनेंसी, जब सब कुछ बन चुका होता है, मतलब बेबी की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ये सारे काम आपको पहले करवा लेने चाहिए। अपना ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो है खून की कमी तो नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मेल या फीमेल दोनों में स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर एक पहले डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का बच्चा है पहले आपकी उसमें फैमिली में, या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का बच्चा है, तो आपने किस तरह उससे बचना है, उसके लिए कुछ टेस्ट बहुत जरूरी करवाने वाले होते हैं। तो वो भी हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। फिर रुबेला की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है कि इसकी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चों में नुक्स हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, जिनका अवेयरनेस अभी तक हमारी पॉपुलेशन में नहीं है। जब थैलेसीमिया कंफर्म हो जाता है, थैलेसीमिया मेजर निकल आता है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ कुछ टेस्ट थे जो हम पहले करवा सकते थे। तो ये स्क्रीनिंग अगर पहले हो जाए और अगर आपको पता चल जाए कि आप वाइफ भी कैरियर है थैलेसीमिया की और अगर हस्बैंड भी कैरियर है, तो चांसेस हैं 25% के बेबी थैलेसीमिया में। आपको माशाल्लाह 1 डेकेड हो गया और रजिस्ट्रार भी हैं आप भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में, तो क्या ऐसा कोई लॉ नहीं है पाकिस्तान में मेडिकल के हवाले से? बिकॉज ये तो एक किस्म का अगले बंदे के साथ सुसाइडल है अगर आप कैरियर हैं इस तरह के किसी भी उसमें, क्योंकि वो पूरी की पूरी जनरेशन आपकी इस तरह आएगी आगे। बिल्कुल, असल में ना लॉ तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तानी कौम डंडे के बगैर किसी कानून को नहीं मानती। ये पाकिस्तान की असेंबली में ये बिल पास हो चुका है कि निकाह के फॉर्म के अंदर थैलेसीमिया का जो है वो स्टेटस मेंशन होना चाहिए, मेल का भी और फीमेल का भी। ये लॉ है हमारे मुल्क का। क्यों? क्योंकि इसके बगैर हम जब शादी हो रही होती है उसके बाद तो फिर प्रेगनेंसी दायर होनी है इंशाल्लाह। तो ये लॉ बन चुका है कि थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग एट द टाइम ऑफ मैरिज होनी चाहिए। ये लॉ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन बाद में। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो आता है, कंसेप्शन हो गई है, अभी जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें कौन कौन सी केयर की जरूरत होती है? हम उसकी तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि खातून अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको पता नहीं होता कि क्या क्या चीजें नॉर्मल है। जो दिल का खराब होना, मतली का आना, उल्टी का आना, बहुत शदीद थकावट रहना, और कभी कभी खवातीन में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या जो है उसमें कुछ 10 में से 1 फीमेल को हेमराइड हो जाता है। हेमराइड क्या होता है कि उसको स्टूल में से ब्लड थोड़ा बहुत आ जाता है, या उसकी जो वेन्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये कुछ प्रेगनेंसी में नॉर्मल आती हैं। नाज़िया, वॉमिटिंग और टायर्डनेस, फटीग तो बहुत कॉमन है कि उठा नहीं जाना, थकावट होना, इधर गिरना उधर गिरना, चक्कर आना और उल्टी आना, कुछ खाने को दिल ना चाहना, मुंह का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाना। ये पहले 3 महीने में ये नॉर्मल अलामात हैं और ये हर
कुछ को पेशेंट को कम, कुछ को ज्यादा ही जरूर आती है। तो इन अलामात का पता होना आपको जरूरी है। और बीपी भी शुरू में लो होता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, वीकनेस फील। तो ये अलामात होती हैं, और इनके लिए शुरू में ही हम टेस्ट करवाते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके। वेरी राइट। अच्छा, ये एक सवाल जो दूसरा आता है, हमारे यहाँ तो पेरेंटिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। जो कपल या जो अभी बच्चे जिनकी शादी होनी है, उन्होंने शादी की तरफ जाना है, देखिए उनके लिए बिल्कुल उन्हें कुछ पता नहीं होता इन सारी चीज़ों का। तो वहाँ ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, इसमें बहुत सारे रिलेशन डिस्टर्ब भी होते हैं, बिकॉज ये जो उसके अंदर मदर के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, फादर जो होता है उससे फेमिलियर ही नहीं होता, वो इस चीज को बहाना समझता है, वो सारी इस तरह कॉम्प्लिकेशन। तो क्या कहेंगी उन वालिदों को, नो मौलूद वालिदों को? जी बिल्कुल, उनको ये इस चीज को समझना चाहिए कि खातून के हार्मोन सारे चेंज हो रहे होते हैं। जब हार्मोन बैलेंस खराब होता है, हार्मोन बैलेंस चेंज होता है, तो खातून का ज़हनी तौर पे चिड़चिड़ापन हो जाना, थोड़ा उकताहट होना, बोरियत होना, और किसी चीज में दिल ना लगना, और मिजाज का चिड़चिड़ापन हो जाना, और बात बात पे लड़ने लगना, ये नॉर्मल है। ये बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल है कि अगर एक खातून बीमार होती है, उसको उल्टी मतली आ रही है, तो जब उसका कुछ खाने को दिल नहीं चाहेगा, तो कुछ बोलने को भी दिल नहीं चाहेगा, कुछ घूमने फिरने को भी दिल नहीं चाहेगा। तो उस चीज को जो मेल पार्टनर है उसको बॉदर करना चाहिए, उसको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फीमेल की कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या है। तो थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त से इस शुरू के टाइम पीरियड को जरूर गुजारना चाहिए, क्योंकि पहले 3 से 4 माह में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है कि आपका दिल किसी चीज में नहीं लगता, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, और कभी कभी कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, इवन अपने घर वाले अच्छे नहीं लग रहे होते, क्योंकि कंडीशन ऐसी अबतर सी हालत होती है। तो इस चीज को अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो खातून जो है वो पहले ही कुछ खा पी नहीं रही, ऊपर से आप उसको मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं बार बार के, तू की कर रही है, काम क्यों नहीं करती पई, तो पई ही क्यों है, यानी कि उसको उसकी ताने मैंने शुरू जाते हैं कि जी जवान जहान है, हमने तो 12 बच्चे पैदा किए थे, सारे काम किए थे, ये तो लेट गई है बिस्तर पे। भैया जब वो लेट गया तो उसका कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो जो काम वो कर सकती है उसको करने दें, और जो वो कहती है कि मुझसे नहीं होता, तो आप उसको थोड़ा स्पेस दें। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही 24 घंटे बिस्तर पे बैठ जाए, और ये भी नहीं कि आप 24 घंटे उससे काम करवाते रहें। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, सेटल हो जाती हैं अलामात, चौथे महीने 5-6 महीने सेट हो जाती है। वेरी राइट। अच्छा, थोड़ा सा आप डूज और डोंट्स की बात कर लें। क्या ऐसे काम है जो इस पहले 3 महीनों में उस औरत को जब वो कंसीव कर जाती है उसको नहीं करने चाहिए, और क्या डूज हैं जो उसको करने चाहिए जो उसकी हेल्थ के लिए बेटर है? और तीसरा क्लब कर देते हैं सवाल को, टाइम तो आपके साथ गुजरने का पता ही नहीं लगा, वो तीसरा सवाल क्लब कर देते हैं, कौन सी हेल्दी फूड है जो उसको उसका ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली उनके हस्बैंड को आप गाइड करें? बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज बहुत जरूरी है। इसमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स और अंडा, गोश्त, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और अगर खातून ये कहती है ना कि मुझे उल्टी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, अगर वो 15 मिनट 20 मिनट भी आपके स्टमक में ठहरा तो उसकी अफादियत आपके अंदर चली गई है। तो हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप जूस पिएं, आप फ्रूट खाएं, आप सब्जी खाएं, आप गोश्त खाएं, अंडा खाएं, दूध पिएं, मिल्क शेक पिएं, हर चीज खाएं पिएं। उल्टी आ जाए कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ उसकी अफादियत आपके अंदर चली जाती है। तो आप खाना पीना ना छोड़ें। और बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि हमसे तो रोटी नहीं खाई जा रही, तो शायद जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। रोटी खाना शुरू के 3 महीनों में जरूरी नहीं है। मैं दोबारा बता रही हूँ, रोटी खाना और डबल खाना जरूरी नहीं है, उसकी वजह से बोझ पड़ जाता है चावल और रोटी और मसालेदार चीजों से। तो मसालेदार चीजें कम खानी चाहिए, और फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश जूसेस ज्यादा लेने चाहिए। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए जो उस बेबी, आने वाले बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो खवातीन स्मोकिंग करती हैं उसको क्विट करना चाहिए। स्मोकिंग से डायरेक्ट बेबी पे इफेक्ट होता है, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा जो लोग कॉफी, चाय या अल्कोहल पीते हैं, इससे भी एक लिमिट होती है। हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने जो कॉफी है वो 2 कप से ज्यादा नहीं पीनी, चाय 3 कप से ज्यादा नहीं पीनी, मतलब थोड़ा लिमिट कर देना, उसको कम कर देना है, तो ताकि आपके बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट ना हो। पानी ज्यादा पीना है। और इसी तरह से कुछ कच्ची जो कच्चा गोश्त होता है, जिसका कच्चा पका जो बारबेक्यू टाइप, उसमें कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो होते हैं। और कुछ ये जो दूध उबला हुआ ना हो, बॉयल दूध ना हो, तो उसमें भी अनपास्चराइज्ड मिल्क में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि बाद में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो जो भी चीज खाएं वो अच्छी तरह धो के पका के खाएं, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो दूध है, वो बॉयल करके। तो इन चीजों से बचना चाहिए, कच्ची पक्की चीजें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, कौन से ऐसे काम है जिनको नहीं करना चाहिए? एक्सरसाइजेज या डेली हाउस चोर जो होते हैं, उससे आप क्या गाइड करेंगे? जी, अक्सर खवातीन को शुरू के महीनों में खाना पकाते हुए बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, जो स्मेल आती है। तो अगर पॉसिबल हो और कोई अल्टरनेटिव हो जो खाना पका दे,
तो अगर किचन में वो कम जाएंगी तो उनको कम वॉमिटिंग होगी, जितनी वो स्मेल से दूर रहेंगी उतनी कम वॉमिटिंग होगी शुरू के दिनों में। उसके बाद जो हैवी वेट का काम है, जैसे पलंग उठा के जी मैं कमरे की सेटिंग चेंज कर रही थी, मैं पेटी में से कपड़े निकाल रही थी, तो खवातीन को अचानक वो दिमाग को जोश चढ़ जाता है ना बड़े बड़े काम करने का। भारी काम बिल्कुल नहीं करने। आप सोफे उठा के इधर रख रही हैं और पलंग की उठा के बेड को उठा के धक्के मार रही हैं, धक्के वाला काम, बर्डन वाला काम नहीं करना। वेट का भी थोड़ी लिमिट बता दो कि कितना वेट वो उठा सकती हैं, क्योंकि वो पानी की बाल्टी भी उठा रही हैं, कपड़ों की वो। हाँ, आपने पानी का लोटा उठा सकती हैं, आप बाल्टी नहीं उठा सकती, ये हम बताते हैं। जिसमें आप कपड़े मशीन लगा के धो रही हैं और आपने बाल्टी भर ली है कपड़ों से, तो वो नहीं उठानी, वो नहीं उठानी, इतना वेट नहीं उठाना। चारपाइयाँ, बोरियां, मंजियां, बिस्तर, ये चीजें नहीं उठानी, इतना वेट नहीं उठाना। वेरी राइट। अच्छा, एक सवाल अभी आया हमारे साथ हैं आयशा इरफान है, वो पूछना ये चाह रही हैं कि जब शुरू की कंसेप्शन होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो ये स्ट्रिप टेस्ट की तरफ जाना चाहिए या लैब टेस्ट की तरफ जाना चाहिए? कौन सा टेस्ट? स्ट्रिप टेस्ट की तरफ जाना चाहिए या लैब टेस्ट की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, उसमें ये होता है कि जो स्ट्रिप पे खवातीन खुद चेक करती हैं उसमें एरर होता है 1 to 2%। दूसरी बात ये कि अक्सर लोगों को तरीका भी ठीक नहीं आता होता। लैब टेस्ट अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं दैट इज 99.9% कंफर्मेटरी, ठीक है। उसके बाद एक होता है अल्ट्रासाउंड, एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम TVS कहते हैं, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड, वो भी कंफर्मेटरी होता है। तो अगर आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आप TVS करवाएं, अर्ली प्रेगनेंसी आपकी फौरन पिकअप हो जाएगी। और अगर आप लैब टेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो स्ट्रिप टेस्ट से बेहतर, उसकी एक्यूरेसी बेहतर। जी, अच्छा, 3 महीने की तो हमने बात कर ली, अगले 3 महीने की हम बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्टेज जो है वो डिफरेंट हो जाती है, उसकी चीज़ें कुछ मेच्योर हो जाती हैं, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। वहाँ अगले 3 महीने में क्या क्या एहतियातें हैं और क्या क्या करना चाहिए? अगले 3 महीने में आपकी पेशेंट की वॉमिटिंग कुछ सेटल हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि अब वो मजीद अपनी डाइट को बेहतर करे, अब वो रोटी और चावल और इस तरह की चीज़ें टॉलरेट करने लग जाती है। तो उसके बाद ये है कि इम्पोर्टेंट होता है कि 5 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो एक अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं कि बच्चे के अज़ा में कोई नुक्स तो नहीं, जिसे हम अनॉमली स्कैन कहते हैं, वो जरूर करवाना चाहिए ताकि रूल आउट हो जाए। मैक्सिमम जो मोटी मोटी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो उस अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाती हैं और वो रेडियोलॉजिस्ट करता है। एक वो इम्पोर्टेंट है इस दरमियान वाले पीरियड में, और दूसरा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरे नंबर पे पेशेंट को ये समझाना कि जो बेबी की मूवमेंट है ये नॉर्मल है, वो उसको अब नॉर्मल ना पिक करे। अक्सर वो कहती है कि जब बेबी मूव करता है तो मुझे पेन होती है, वो पेन नहीं होती, वो थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है और वो नॉर्मल होती है। तो हमें ये पेशेंट को गाइड करना पड़ता है कि ये बच्चे की हरकत है और ये नॉर्मल है और इसको राइट हो गया, राइट, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, एक सवाल आया कि ड्यूरिंग जो कंसेप्शन है, ये जो 9 मंथ का पीरियड है, इस पे मोबाइल यूजेज या स्क्रीन टाइम, इसका कोई इम्पैक्ट होता है बेबी को? अभी डॉक्टर ज़ैनब हमें दोबारा ज्वाइन कर लेती हैं। अभी हम 3 मंथ्स की बात कर चुके हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कौन से एहतियातें हैं जिसके करने की ज़रूरत है, और फूड की कौन सी जो चीज़ें हैं जिसको लेने चाहिए और इस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली जैसे उन्होंने बात की कि जो उनके लाइफ पार्टनर है, बेटर हाफ है, उनको उस टेन्योर में बहुत ज़्यादा अपने बेटर हाफ की केयर करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज मूड स्विंग हो रहे होते हैं, लाइफ एक नए पहलू की तरफ जा रही होती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिससे जो टेटनस के इंजेक्शन है उसकी लाइफ पर भी चेंज आता है। जी जी जी, कैरी ऑन। सॉरी यासिर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, नो वरीज, इसलिए मैं कंटिन्यू करूं। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही। तो 7वें और 8वें महीने में जो है हिफाजती टीके, टेटनस के इंजेक्शन हम लगवाते हैं, वो जरूर लगवाने चाहिए। और ये जो 7वां, 8वां और 9वां महीने, इसमें इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या बहुत ज्यादा पानी की शिकायत हो रही है या बहुत ज्यादा एक्सेसिव बेबी की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई है या बिल्कुल कम हो गई है, तो आपको फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सारे अलार्मिंग साइन है, खासतौर पर ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी के किसी भी ड्यूरेशन में अगर ब्लीडिंग होती है तो ये अलार्मिंग साइन है, फौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, वरना मदर या बेबी की लाइफ रिस्क पे जा सकती है। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, अभी हम फूड की बात कर रहे थे, तो जो नेक्स्ट 4 to 9 मंथ है, अगर हम उसकी बात की जाए तो उसमें जैसे अभी आपने बेबी की मूवमेंट की बात की है, कौन कौन सी अर्ली मूवमेंट्स या इस तरह की चीज़ें हैं जो पेशेंट फील कर रहा होता है या माँ फील कर रही होती है और उन्हें चाहिए कि वो चीज़ें नॉर्मल हैं? अभी आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर ज़ैनब मेरी? थोड़ा सा आवाज का इशू हो रहा है मुझे, एक्चुअली आपकी आवाज का नहीं पता चल रहा।
नो वरीज, नो वरीज। थोड़ा सा मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि हम जो है जो उसके बाद जो डिलीवरी के बाद की केयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खातून को पहले 40 दिन जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती रहती है उसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, और डिलीवरी के बाद इस चीज का खास ख्याल रखें कि उसके हार्मोन अभी नॉर्मल नहीं होते। 3 to 6 मंथ लगते हैं नॉर्मल हार्मोन होने में, और जब तक हार्मोन नॉर्मल ना हो हस्बैंड को चाहिए और फैमिली को चाहिए कि फीमेल को फुल सपोर्ट दें। उसकी ब्यूटीफुल। हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो बच्चे को संभाल रही होती है, उसको फीड करा रही होती है, और साथ में उसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारा घर भी संभाले। उसको अपने आप को संभालने का टाइम दें, उसको बच्चे को संभालने का टाइम दें, और उसको उसके हार्मोन्स को नॉर्मल होने का टाइम दें। और अगर वो चिड़चिड़ापन शो करे, वो उसको वीपिंग स्पेल होते हैं, रोने का दिल चाहता है, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो बहुत सपोर्ट करे उस खातून को, शोल्डर ताकि जो है शोल्डर उसकी जो डिलीवरी के बाद का टाइम है वो अच्छे तरीके से उसको संभाला जा सके, ताकि वो खुद को भी संभाल सके और बच्चे को भी संभाल सके। ब्यूटीफुल। डॉक्टर ज़ैनब, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है डॉक्टर ज़ैनब? आपको आवाज आ रही है? अगर आप दोबारा ज्वाइन करो डॉक्टर ज़ैनब तो हमें आसानी हो जाएगी। डॉक्टर ज़ैनब अभी हमें दोबारा ज्वाइन करती है बिकॉज थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी जैसे ज्वाइन करती हैं तो जो स्क्रीन टाइम है हमारी ख़वातीन का, हमारी माओं का, हमारी बहनों का, जितनी भी ख़वातीन हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। ये जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है, कहते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और अभी रिसेंटली इसके ऊपर मैं 2 शो कर चुका हूँ ऑटिज़म के नाम से, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आ जाते हैं, बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों के बोलने में, बच्चों के मूवमेंट में। तो ये सारी की सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और अगर माँ ड्यूरिंग वो 9 मंथ जब ये स्क्रीन टाइम उसका बढ़ जाएगा, अभी पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये जो स्क्रीन टाइम होता है, ये जो स्क्रीन टाइम होता है, मोबाइल का एक्सेसिव यूज हो चुका है, इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है 9 मंथ्स में बच्चे? इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एक खातून जो कुछ देख रही होती है, जो कुछ सुन रही होती है, वो बच्चे को डायरेक्ट उसकी जो है ना सिग्नल्स जा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जितनी हमारी माएँ थी वो लोरियां सुनाती थी, और वो कुरान पाक की तिलावत सुनती थी, और वो इस तरह की चीजें सुनती थी, तो वो बच्चे पे डायरेक्ट उसका असर जाता है। बच्चे के 3rd मंथ पे उसके कान जो है सुनना शुरू कर देते हैं। तो माँ जो बोल रही होती है और जो सुन रही होती है वो उस चीज को परसीव कर रहा होता है। फिर उसकी सेंसेशन, उसकी जो है ना, यही सेंसेशन सबसे पहले डेवलप होती है, सुनने की और उसके बाद उसकी देखने की। तो अब आप खुद सोचें कि जो खातून जो है वो प्रेगनेंसी के साथ अगर वो हॉरर मूवीज देख रही होगी, उसके अपने हार्मोन भी उससे फ्लक्चुएट करेंगे, और वो डायरेक्ट केमिकल जो रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, वो बच्चे को जाएंगे। तो 9 महीने में ये जरूर ख्याल रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, आपको अच्छी चीजें देखनी चाहिए। जो एंटरटेनमेंट है वो देख लें। आप रिलीजियस लिहाज से आप तिलावत सुन लें, नाच सुन लें, आप दीनी प्रोग्राम देख लें। और फिर आप अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक भी बने, दीन और दुनिया में कामयाब हो, फिर कुछ खवातीन को ये शौक होता है कि हमारे बच्चे मैथ में या साइंटिस्ट बने, तो फिर वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किया करें। उनका अपना दिमाग जितना उस टाइम पे मैथमेटिकल होगा उतना ही बच्चे का होगा। तो ये डायरेक्ट अगर 8-9 महीने चीजें रहेगी, डिप्रेशन में रहेगी, तो बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। फिर आप बच्चे से गिला नहीं करेंगे कि हर वक्त गुस्सा करता रहता है, ये तो बात ही नहीं मानता। आपने क्या किया 9 महीनों में? डॉक्टर ज़ैनब ये फिर 9 महीनों में दोनों के लिए है, फादर के लिए भी और मदर के लिए भी, कि उसको इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें जो बच्चा वो चाह रहे हैं इस दुनिया में लाना। अगर उसको उस तरह का 9 मंथ में एनवायरनमेंट देंगे जो उसने भी देखा नहीं है, तो बच्चा वैसा पैदा होगा। और अगर वो लड़ाई झगड़ा का और स्ट्रेस का एनवायरनमेंट घर में रहेगा, तो बच्चा भी वैसा ही बाहर आएगा। राइट। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली 9 मंथ की। डिलीवरी अभी जैसे दोबारा ज्वाइन कर लेती हैं डॉक्टर ज़ैनब, तो हम पोस्ट नेटल केयर है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी केयर है जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद कौन कौन सी एहतियातों की ज़रूरत है, फूड को किस तरह मेंटेन करने की ज़रूरत है, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में क्या फ़र्क है, और क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। भी डॉक्टर ज़ैनब अभी जैसे ज्वाइन करती है तो हम उनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर ज़ैनब, पोस्ट नेटल डिलीवरी हो गई है, अब क्या एहतियातों की और क्या डूज एंड डोंट्स की जरूरत है, और पहली 2 लाइनों में जरा समझा दें नॉर्मल और सी सेक्शन और इसके इम्पैक्ट। जी, ये डॉक्टर ज़ैनब अभी हमें टेक इशू फेस कर रही है। डॉक्टर ज़ैनब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, कैरी ऑन कीजिए, बात कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास फीमेल क्वेश्चन करती है कि हमारा पेट नहीं नॉर्मल हो रहा, हमारा मोटापा नहीं पीछे जा रहा, हमारा पेट पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा।
एक इम्पोर्टेंट बात, आपको अल्लाह ताला ने माँ बनाया है, एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है, तो अब आप ये भूल जाएं कि वो आपका प्रेगनेंसी से पहले वाला पेट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बच्चा पैदा किया है, पूरा जिंदा इंसान, ठीक है। दूसरी बात, 6 महीने लगते हैं पेट को नॉर्मल होने में। मैं पेशेंट को ये समझाती हूँ कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, 6 महीने बच्चे को दूध पिलाएं, डाइटिंग का मत सोचे, आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता खुद नॉर्मल हो जाएगा, इसको बॉदर मत करो। तीसरी बात, मूड वेरिएशन बहुत कॉमन है और उसकी वजह भी हार्मोन सेट होने में टाइम लगता है, और अगर खातून चिड़चिड़ापन शो कर रही है, उसको वीपिंग स्पेल आ रहे हैं, तो फैमिली को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब है, तो फिर अपने साइकेट्रिस्ट से रिव्यू करना चाहिए। और डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्दी डाइट लेगी, सप्लीमेंट कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन लेगी, तो खुद भी सेहतमंद रहेगी और बच्चे को भी अच्छे तरीके से संभाल सकती है। ब्यूटीफुल। साइमा इरफान, तो क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद और सी सेक्शन के बाद कितने टाइम पीरियड का ब्रेक होना जरूरी है कि वो दोबारा बैक टू नॉर्मल कामों की तरफ चली जाए? जी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, मिनिमम जो आपका गैप है वो 1.5 ईयर का होना चाहिए मिनिमम। ऑलराइट। और मैक्सिमम जो है वो 3 ईयर का होना चाहिए, कि अगर आप गैप अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप उसको 3 से 4 साल तक गैप कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो गैप है नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी, जब आप एक बच्चे को फीड करा रहे होते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे साइंटिफिक के लिए भी ये बात है कि उस बच्चे को माँ की गोद 2 साल तक मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो फीड करवा रही है या नहीं करवा रही। तो 1.5 से 2 साल का वक्फा आइडियल है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है चाहे सी सेक्शन हुआ है। और सी सेक्शन में तो मस्ट है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद हीलिंग होने में इतना टाइम लग जाता है उसको नॉर्मल होने में, कि वो जो स्कार उसको मिला होता है उसको ठीक होने में, तो 2 साल का वक्फा जरूरी है मिनिमम। ब्यूटीफुल। डॉक्टर ज़ैनब, तहे दिल से शुक्रिया आपका, इतने खूबसूरत तरीके से प्री एंड पोस्ट नेटल केयर को आज आपने अनफोल्ड किया। और होप सो नाज़रीन के जितने क्वेश्चन थे आज हमने कोशिश की आंसर करने की। आपके कोई भी क्वेश्चन अगर रह गए हैं आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि सोसाइटी के वो इशूज़ जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाए। बिकॉज बात करने से शर्माना नहीं चाहिए। अगर हमारा अल्लाह अपने कुरान मजीद में नहीं शर्माता, हमें हर चीज़ खोल कर बताता है, तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स और वो पेरेंट्स जो अभी पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, वो बच्चे जो अभी शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं और जो माँ बाप बनने जा रहे हैं, उसका या प्लान कर रहे हैं, अगर वो बेसिक नॉलेज उनके पास होगा तो उनकी ज़िंदगी आसान होगी। और जैसे डॉक्टर ज़ैनब ने बताया कि प्री काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, प्री काउंसलिंग की तरफ ज़रूर जाइए, ताकि आपको पता हो कि उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या वहाँ की आपकी आफ्टर जो स्टेट्स होंगी। जब एक डॉक्टर आपको, एक गायनाकोलॉजिस्ट अच्छे तरीके से खोल के बताएगा मियाँ बीवी को, तो उनके लिए उन स्टेजेस को एंटरटेन करना, उस स्टेजेस में अपने आप को सस्टेन करना, उस स्टेजेस में अपने एक दूसरे को शोल्डर देना, एक दूसरे को ईयर देना बड़ा आसान हो जाएगा। अगेन तहे दिल से डॉक्टर ज़ैनब शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।